जय हिंद क्लास। आज मैं पहले एक सवाल करती हूँ। सोचो, तुम और तुम्हारा भाई दोनों टीवी देखना चाहते हो। तुम क्रिकेट देखना चाहते हो, तुम्हारा भाई कार्टून। कैसे डिसाइड करोगे कि टीवी पे कौन सा चैनल लगेगा? सिंपल मैम। रिमोट जिसका चैनल उसका। हाँ राहुल, एक तरीका ये भी है। लेकिन अगर बड़ा भाई हमेशा रिमोट ले ले, तो क्या फेयर होगा? नहीं मैम, ये अनफेयर होगा। सबको चांस मिलना चाहिए। या तो टर्न्स ले या कुछ ऐसा ढूंढे जो दोनों पसंद करें। एक्सेलेंट प्रिया, तुमने अभी अभी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट डिस्कवर किया है, जिसे कहते हैं पावर शेयरिंग। लास्ट ईयर हमने सीखा था कि डेमोक्रेसी में सारी पावर गवर्नमेंट के किसी एक ऑर्गन के पास नहीं होती। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच पावर की इंटेलिजेंट शेयरिंग डेमोक्रेसी के डिजाइन के लिए बहुत जरूरी है। आज हम इसे दो फैसिनेटिंग स्टोरीज के थ्रू समझेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका की। ये है बेल्जियम, यूरोप का एक छोटा देश जो एरिया में हमारे हरियाणा स्टेट से भी छोटा है। इसकी बॉर्डर्स फ्रांस, नेदरलैंड्स, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती हैं। इसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से थोड़ा ज्यादा है, यानी हरियाणा की पॉपुलेशन की लगभग आधी। लेकिन यहाँ पजल ये है कि इस छोटे देश का एथनिक कॉम्पोजिशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। मैम कैसे कॉम्प्लेक्स है? चलो बेल्जियम की पॉपुलेशन देखते हैं। देश की टोटल पॉपुलेशन का 59% हिस्सा फ्लेमिश रीजन में रहता है और डच लैंग्वेज बोलता है। 40% लोग वलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं, और बचे हुए 1% बेल्जियंस जर्मन बोलते हैं। लेकिन कैपिटल सिटी ब्रसल्स में सिचुएशन बिल्कुल उल्टी है। ब्रसल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, जबकि सिर्फ 20% डच स्पीकिंग है। वेट मैम, मतलब डच स्पीकर्स देश में मेजॉरिटी हैं लेकिन कैपिटल में माइनॉरिटी? ये तो उलझा हुआ है। परफेक्ट कैच अनन्या। और इमेजिन करो, जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो रिलेटिवली रिचर और पावरफुल थी। इससे डच स्पीकिंग कम्युनिटी को बहुत रिसेंटमेंट फील हुआ, क्योंकि उन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन के बेनिफिट्स बहुत बाद में मिले। इसी वजह से 1950s और 1960s के दौरान दोनों के बीच टेंशन बढ़ गई। ये टेंशन ब्रसल्स में सबसे ज्यादा अक्यूट थी। अब चलते हैं श्रीलंका, एक आइलैंड नेशन जो तमिलनाडु के सदर्न कोस्ट से कुछ ही किलोमीटर्स दूर है। इसकी पॉपुलेशन भी करीब 2 करोड़ है। साउथ एशिया के दूसरे नेशंस की तरह यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत डाइवर्स है। सिंघाला स्पीकर्स 74% हैं, जिनमें से ज्यादातर बुद्धिस्ट हैं। तमिल स्पीकर्स 18% हैं, जिनमें से ज्यादातर हिंदू या मुस्लिम हैं। क्रिश्चियंस लगभग 7% हैं, जो तमिल और सिंघाला दोनों कम्युनिटीज में हैं। तमिल्स में भी 2 सब ग्रुप्स हैं। देश के नेटिव्स श्रीलंकन तमिल्स, जो 13% हैं और नॉर्थ और ईस्ट में कॉन्सेंट्रेटेड हैं, और इंडियन तमिल्स, जिनके फोर फादर्स कॉलोनियल पीरियड में प्लांटेशन वर्कर्स के रूप में इंडिया से आए थे। अब देखो क्या हुआ। जब श्रीलंका 1948 में इंडिपेंडेंट बना, सिंघला कम्युनिटी के लीडर्स ने अपनी मेजॉरिटी के बेसिस पर गवर्नमेंट पर डोमिनेंस सिक्योर करना चाहा। 1956 में उन्होंने एक एक्ट पास किया, जिसमें तमिल को डिसरिगार्ड करके सिर्फ सिंघला को ही एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। मैम, अचानक उनकी लैंग्वेज को इग्नोर कर दिया? और यहीं पे रुका नहीं। गवर्नमेंट ने प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फॉलो की, जिसमें यूनिवर्सिटी पोजीशंस और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सिंघला एप्लीकेंट्स को फेवर किया गया। नए कॉन्स्टिट्यूशन ने यह भी स्टिपुलेट किया कि स्टेट बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट और फॉस्टर करेगा। मैम इससे तो तमिल्स बहुत ही एलिनेटेड फील करेंगे। यस अर्जुन, उन्हें लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज उन्हें इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे रही और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इस बिलीफ को कि मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी की परवाह किए बिना जैसे चाहे वैसे देश पर रूल कर सकती है, मेजॉरिटेरियनिज्म कहते हैं। इसका रिजल्ट क्या हुआ मैम? क्या वो लड़े?
हाँ विक्रम, श्रीलंकन तमिल्स ने तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने और रीजनल ऑटोनॉमी के लिए पार्टीज और स्ट्रगल्स लॉन्च किए। जब उनकी डिमांड्स बार बार डिनाई की गईं, तो 1980s तक कई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस इंडिपेंडेंट तमिल इलम स्टेट मांगने लगे। ये डिस्ट्रस्ट एक भयानक सिविल वॉर में बदल गया। हजारों लोग मारे गए, कई फैमिलीज रेफ्यूजीज बन गई। सिविल वॉर ने देश की सोशल और इकोनॉमिक लाइफ को एक टेरिबल सेटबैक दिया, जो फाइनली 2009 में खत्म हुआ। अब वापस बेल्जियम चलते हैं। वहां भी बेल्जियन लीडर्स ने रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटीज को रिकॉग्नाइज किया। 1970 से 1993 के बीच उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया ताकि सब एक साथ रह सके। मैं बेल्जियन मॉडल के कुछ एलिमेंट्स बताती हूँ। पॉइंट 1, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इक्वल होंगे। कुछ स्पेशल लॉज के लिए दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप्स की मेजॉरिटी का सपोर्ट चाहिए, जिससे कोई सिंगल कम्युनिटी यूनिलैटरली डिसीजन नहीं ले सकती। पॉइंट 2, सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी पावर्स देश के 2 रीजन्स की स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दी गईं। स्टेट गवर्नमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं हैं। पॉइंट 3, ब्रसल्स की एक सेपरेट गवर्नमेंट है जिसमें दोनों कम्युनिटीज का इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। फ्रेंच स्पीकर्स ने ब्रसल्स में इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट किया, क्योंकि डच स्पीकर्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट किया था। पॉइंट 4, सेंट्रल और स्टेट के अलावा एक थर्ड काइंड की गवर्नमेंट है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये एक लैंग्वेज कम्युनिटी के लोगों द्वारा इलेक्ट होती है। इसके पास कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज की पावर्स हैं। मैम ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड तो है, खुद बेल्जियम के लोगों के लिए भी। लेकिन इन अरेंजमेंट्स ने बहुत अच्छे से काम किया। इन्होंने मेजर कम्युनिटीज के बीच सिविक स्ट्राइफ और पार्टीशन को अवॉइड किया। इसीलिए जब यूरोपियन यूनियन बना तो ब्रसल्स को ही उसका हेडक्वार्टर्स चुना गया। इन दोनों स्टोरीज से हमें पता चलता है कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है। इसके 2 सेट्स ऑफ रीजंस हैं, प्रूडेंशियल और मॉरल। प्रूडेंशियल रीजंस केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस पे बेस्ड होते हैं। पावर शेयरिंग सोशल ग्रुप्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करती है। क्योंकि सोशल कॉन्फ्लिक्ट वायलेंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाता है, इसलिए पावर शेयरिंग पॉलिटिकल ऑर्डर की स्टेबिलिटी एंश्योर करती है। मेजॉरिटी की विल को दूसरों पर इम्पोज करना शॉर्ट रन में अट्रैक्टिव लग सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में ये नेशन की यूनिटी को अंडरमाइन करता है। मेजॉरिटी की टायरनी सिर्फ माइनॉरिटी के लिए ही ओप्रेसिव नहीं होती, ये अक्सर मेजॉरिटी को भी एडवर्सली अफेक्ट करती है। दूसरी तरफ मॉरल रीजंस पावर शेयरिंग के एक्ट को ही वैल्यूएबल मानते हैं। पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की वेरी स्पिरिट है। डेमोक्रेटिक रूल में पावर उनके साथ शेयर की जानी चाहिए जो इसके एक्सरसाइज से अफेक्टेड होते हैं। सिटीजन्स का ये राइट है कि उनसे कंसल्ट किया जाए कि उन्हें कैसे गवर्न किया जाएगा। एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट वो है जहां सिटीजन्स पार्टिसिपेशन के थ्रू सिस्टम में स्टेक अक्वायर करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए लेबनान के बेरूत सिटी की एक स्टोरी सुनते हैं। वहां खलील नाम का एक आदमी रहता था। उसके फादर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे और मदर सुन्नी मुस्लिम। इस सिटी में लोगों ने आपस में एक बिटर सिविल वॉर लड़ा था। वॉर के एंड में लेबनान के लीडर्स ने पावर शेयरिंग के लिए रूल्स बनाए। कंट्री का प्रेसिडेंट मस्ट बी मैरोनाइट कैथोलिक क्रिश्चियन, प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी सुन्नी मुस्लिम, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन के लिए फिक्स हुआ और स्पीकर शिया मुस्लिम के लिए। लेकिन मैम खलील का क्या? यही खलील की डिलेमा है। वो पॉपुलर है लेकिन टॉप पोजीशन उसकी रीच से बाहर है। वो पूछता है, हम किसी और नॉर्मल डेमोक्रेसी की तरह क्यों नहीं हो सकते? इलेक्शंस कराओ, जिसे मैक्सिमम वोट्स मिले वो प्रेसिडेंट बने। लेकिन उसके एल्डर्स जो सिविल वॉर का ब्लडशेड देख चुके हैं, वो कहते हैं कि ये प्रेजेंट सिस्टम ही पीस की बेस्ट गारंटी है। अब हम आते हैं कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज में पावर शेयरिंग के कौन से फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। पावर गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच शेयर होती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी।
इसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं क्योंकि डिफरेंट ऑर्गन्स सेम लेवल पे प्लेस होकर डिफरेंट पावर्स एक्सरसाइज करते हैं। इससे कोई भी ऑर्गन अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता और हर ऑर्गन दूसरे को चेक करता है। इसे सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी कहते हैं। सेकंड, वर्टिकल डिवीजन। पावर डिफरेंट लेवल्स की गवर्नमेंट्स के बीच शेयर होती है। पूरी कंट्री के लिए एक जनरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नमेंट्स। इंडिया में इसे सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं और रीजनल लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट्स कहते हैं। बेल्जियम ने ये किया, लेकिन श्रीलंका ने रिफ्यूज किया। इसे फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं, जिसे म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत जैसे लोअर लेवल्स तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है। थर्ड, अमंग सोशल ग्रुप्स। पावर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच शेयर हो सकती है, जैसे रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। कई कंट्रीज में सोशली वीकर सेक्शंस और विमेन को रिप्रेजेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स होते हैं, जैसे हमारे इंडिया में रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। फोर्थ, पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स। डेमोक्रेसी में डिफरेंट पार्टीज के बीच कंपटीशन एंश्योर करता है कि पावर एक हाथ में ना रहे। कभी कभी पार्टीज अलायंसेस बनाती हैं और कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करके पावर शेयर करती हैं। इसके अलावा ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, फार्मर्स जैसे इंटरेस्ट ग्रुप्स भी गवर्नमेंटल कमिटीज में पार्टिसिपेट करके गवर्नमेंटल पावर में शेयर लेते हैं। क्लास, एनसीईआरटी के इस सेक्शन को हम कैसे भूल सकते हैं? चलो एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। मैं कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स दूंगी और तुम्हें बताना है कि ये कौन सा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है और कौन किसके साथ पावर शेयर कर रहा है। रेडी? फर्स्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि मुंबई के 7 चिल्ड्रंस होम्स में 2000 बच्चों की लिविंग कंडीशंस तुरंत इंप्रूव करे। बताओ, ये कौन सा टाइप है? मैम, ये हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है। यहाँ जुडिशरी यानी हाई कोर्ट एग्जीक्यूटिव यानी स्टेट गवर्नमेंट को चेक कर रही है। परफेक्ट। सेकंड, कनाडा के ओंटारियो स्टेट की गवर्नमेंट ने एबोरिजिनल कम्युनिटी के साथ लैंड क्लेम सेटलमेंट किया। मिनिस्टर ने कहा कि वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ काम करेंगे। ये पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स है मैम। गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक एथनिक या सोशल ग्रुप के साथ पावर शेयर कर रही है। एक्सीलेंट। थर्ड, रशिया की 2 इन्फ्लुएंशियल पार्टीज यूनियन ऑफ राइट फोर्सेस और लिबरल याब्लोको मूवमेंट ने एक स्ट्रॉन्ग राइट विंग कोएलिशन बनाने का अग्रीमेंट किया। वो नेक्स्ट इलेक्शंस में कॉमन कैंडिडेट्स लाएंगे। कोएलिशन वर्ड आ गया मैम। ये तो पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज है। दोनों पार्टीज इलेक्शन जीतने के लिए पावर शेयर कर रही हैं। बिल्कुल सही राहुल। और लास्ट वाला, नाइजीरिया के वेरियस स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स ने एक साथ मिलकर फेडरल गवर्नमेंट से डिमांड की कि वो अपनी इनकम का सोर्स बताएं और रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला भी। ये वर्टिकल पावर शेयरिंग है मैम। स्टेट गवर्नमेंट्स फेडरल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी मांग रही हैं। फैंटास्टिक क्लास। तुम सबने चारों एग्जाम्पल्स बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किए। इससे पता चलता है कि पावर शेयरिंग सिर्फ थ्योरी नहीं, पूरी दुनिया में प्रैक्टिकली यूज होती है। जाने से पहले चलो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस क्विकली सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, मॉडर्न डेमोक्रेसीज में पावर शेयरिंग के डिफरेंट फॉर्म्स क्या हैं? हर एक का एग्जाम्पल दो। 4 फॉर्म्स हैं मैम। 1, हॉरिजॉन्टल, जैसे इंडिया में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। 2, वर्टिकल, जैसे इंडिया में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स। 3, सोशल ग्रुप्स के बीच, जैसे बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट। 4, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच, जैसे कोएलिशन गवर्नमेंट्स। क्वेश्चन 2, पावर शेयरिंग के लिए एक प्रूडेंशियल और एक मॉरल रीजन बताओ, इंडियन कॉन्टेक्स्ट से एग्जाम्पल देकर। प्रूडेंशियल रीजन है कि ये सोशल ग्रुप्स के बीच कन्फ्लिक्ट कम करता है, जैसे इंडिया में रिजर्वेशन सिस्टम। मॉरल रीजन है कि पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, जैसे पंचायती राज सिस्टम, जो लोगों को पार्टिसिपेट करने का राइट देता है। क्वेश्चन 3, 3 स्टूडेंट्स ने कंक्लूजन्स ड्रॉ किए। थॉमन ने कहा
पावर शेयरिंग सिर्फ रिलीजियस, लिंग्विस्टिक या एथनिक डिविजन्स वाली सोसाइटीज में जरूरी है। मथाई ने कहा, यह सिर्फ बड़ी कंट्रीज के लिए सूटेबल है जिनमें रीजनल डिविजन्स हैं। ओसेफ ने कहा, हर सोसाइटी को पावर शेयरिंग की जरूरत होती है, चाहे वो छोटी हो या उसमें सोशल डिविजन्स ना हो। तुम किससे एग्री करते हो? मैं ओसेफ से एग्री करता हूं मैम। पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल है, इसलिए हर सोसाइटी में यह जरूरी है। बिल्कुल सही विक्रम। अब क्वेश्चन 4। बेल्जियम के ब्रुसेल्स के पास एक टाउन मर्चेटेम के मेयर ने टाउन के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर लगे बैन को डिफेंड किया है। क्या ये बेल्जियम के पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स की स्पिरिट के अकॉर्डिंग है? नहीं मैम, ये बिल्कुल अगेंस्ट है। लैंग्वेज पर बैन लगाना मेजॉरिटेरियन अप्रोच है। एक्सीलेंट। क्वेश्चन 5 में एक पैसेज दिया है, पंचायतों को पावर देने से करप्शन कम होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ती है। लोग ग्रेटर कंट्रोल एक्सरसाइज करेंगे जिससे करप्ट मिडलमैन एलिमिनेट होंगे। इसमें प्रूडेंशियल रीजन कौन सा है? मैम, प्रूडेंशियल रीजन ये है कि पंचायतों को पावर देने से करप्शन कम होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ती है। ये प्रैक्टिकल आउटकम्स पे फोकस कर रहा है। क्वेश्चन 6। हमें वो आर्ग्यूमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं जो पावर शेयरिंग के फेवर में हैं। ए, डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस करती है। बी, आर्बिट्रेरीनेस की पॉसिबिलिटी डिक्रीज करती है। सी, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को डिले करती है। डी, डाइवर्सिटीज को अकोमोडेट करती है। ई, इनस्टेबिलिटी और डिविसिवनेस इंक्रीज करती है। एफ, गवर्नमेंट में लोगों का पार्टिसिपेशन प्रमोट करती है। जी, कंट्री की यूनिटी को अंडर। मैम, फेवर वाले हैं ए, बी, डी और एफ, इसलिए ऑप्शन ए सही है। परफेक्ट। क्वेश्चन 7। बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करो। ए, बेल्जियम में डच स्पीकिंग मेजॉरिटी ने माइनॉरिटी फ्रेंच कम्युनिटी पर डोमिनेशन इंपोज करने की कोशिश की। बी, श्रीलंका में गवर्नमेंट पॉलिसीज ने सिंघाला मेजॉरिटी का डोमिनेंस इंश्योर करना चाहा। सी, श्रीलंका के तमिल्स ने अपने कल्चर और लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए फेडरल अरेंजमेंट की डिमांड की। डी, बेल्जियम का यूनिटरी से फेडरल गवर्नमेंट में ट्रांसफॉर्मेशन होने से कंट्री का लिंग्विस्टिक लाइंस पर पार्टीशन रुक गया। इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? मैम, ए गलत है क्योंकि बेल्जियम ने अकोमोडेट किया। बी, सी और डी सही है, तो ऑप्शन डी, बी, सी एंड डी करेक्ट हैं। क्वेश्चन 8। मैच द फॉलोइंग। 1, डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच पावर शेयरिंग, ये होगा बी, सेपरेशन ऑफ पावर्स। 2, डिफरेंट लेवल्स पे गवर्नमेंट्स के बीच पावर शेयरिंग, ये होगा डी, फेडरल गवर्नमेंट। 3, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच पावर शेयरिंग, ये होगा ए, कम्युनिटी गवर्नमेंट। 4, 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के बीच पावर शेयरिंग, ये होगा सी, कोएलिशन गवर्नमेंट। तो सही कोड है ऑप्शन सी, बी, डी, ए, सी। लास्ट वन, क्वेश्चन 9। इन 2 स्टेटमेंट्स को देखो। ए, पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के लिए गुड है। डी, ये सोशल ग्रुप्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी रिड्यूस करने में हेल्प करती है। बताओ कौन से ट्रू हैं? मैम, दोनों ट्रू हैं। ए मॉरल रीजन है और बी प्रूडेंशियल रीजन है, तो ऑप्शन बी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, सही है। ओके क्लास, आज के लिए इतना ही। पावर शेयरिंग सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, ये लाइफ के बारे में है। चाहे तुम्हारी फैमिली हो, फ्रेंड ग्रुप या क्लास, पावर शेयर करना, सबको आवाज देना, डिफरेंसेस रिस्पेक्ट करना, ये किसी भी ग्रुप को स्ट्रांग बनाता है। बेल्जियम ने इसे प्रूव किया, श्रीलंका ने हार्ड वे से सीखा। तुम्हें वो गलती दोहराने की जरूरत नहीं है।